नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ, टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोग की यूपीएसआई की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग जीएस के टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। दोस्तों ये हमारा यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट है, जो कि मैं डेली 1 से 2 वीडियो लेकर आता हूँ। और आप लोग दोस्तों जीएस के साथ साथ किसी और सब्जेक्ट का भी अगर टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे कि पॉलिटी या फिर मूल विधि या फिर हिंदी जैसे सब्जेक्ट का, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की जीएस की तैयारी कैसे चल रही है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है सेवा कर, ऑप्शन बी है बिक्री कर, ऑप्शन सी है सीमा शुल्क और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताने के लिए आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कर के विषय में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कर जो कि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण के बारे में बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सही, जो कि इसका राइट आंसर होगा। यानी कि सेवा कर, बिक्री कर और सीमा शुल्क जो है ये प्रकार का अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जो प्रत्यक्ष कर में आते हैं, जैसे कि आपका हो गया आयकर हो गया या फिर निगम कर हो गया या फिर संपत्ति कर हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये सब प्रत्यक्ष कर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन को आप लोग सही से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी आते हुए क्वेश्चन हम लोग गलत करके आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। जबकि दोस्तों देखा जाए तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया और आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या होता है? ये सब ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण होते हैं। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए है हैदराबाद में, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है श्रीहरिकोटा और ऑप्शन डी है बंगलुरु। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैं लेकर आता हूं दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को बताता हूं वो भी आप लोग जरूर नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रखा है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, याद रखना हैदराबाद में है और इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1974 में। ठीक है, तो आप लोग स्थापना भी याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए है विद्युत धारिता, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है चुंबकीय क्षेत्र और ऑप्शन डी है बल आघूर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों राशि जो कि 2 प्रकार की होती है, एक सदिश राशि होती है और अदिश राशि होती है दोस्तों। सदिश राशि वो राशि होती है दोस्तों जिसमें कि ऐसी राशियां जिसके परिणाम के साथ साथ आपको दिशा की भी जरूरत होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि वो राशियां होती है दोस्तों जिसमें कि केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आपसे ये पूछा का सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश राशि के बारे में पूछा का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यानी कि विद्युत धारिता। दोस्तों विद्युत धारिता जो कि एक अदिश राशि होता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग जैसे हो गया चाल हो गया, दूरी हो गया, आयतन ऊर्जा हो गया, ये सब किस में आता है दोस्तों? तो ये सब हो जाता है अदिश राशि का उदाहरण। ठीक है, और बल हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया और बल आघूर्ण जो हो गया, ये सब किस में आते हैं? तो ये सब आ जाते हैं सदिश राशि में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा सदिश राशि के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक जो है घटेगा, ऑप्शन बी है क्वथनांक घटेगा गलनांक बढ़ेगा, ऑप्शन सी है क्वथनांक तथा गलनांक दोनों बढ़ेगा, ऑप्शन डी है क्वथनांक और गलनांक दोनों घटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों
कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक और गलनांक बिंदु में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ता है और जो गलनांक होता है वो घटता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। मंसूर जो थे, उस्ताद मंसूर जो कि किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यानी कि जहांगीर के शासनकाल में जो कि उस्ताद मंसूर उनके दरबार में होते थे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि इनके जो कि दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख चित्रकार थे, याद रखना, जैसे कि मंसूर आगा राजा थे और एक थे मोहम्मद नासिर अबुल हसन थे। तो ये सब दोस्तों इनके जो कि प्रमुख चित्रकार थे। दोस्तों एक पॉइंट और आप लोग इनके बारे में याद रखना कि इनके जो काल था, इनके काल को चित्रकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखना चित्रकला का जो कि स्वर्ण युग कहा जाता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था ऑप्शन ए है 1191 में, ऑप्शन बी है 1192 में, ऑप्शन सी है 1194 में और ऑप्शन डी है 1193 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। चंदावर का युद्ध कब हुआ था। साथ ही साथ आप लोग ये भी बताइएगा दोस्तों कि किन के बीच हुआ था ये युद्ध। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जानते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यानी कि 1194 में जो कि किनके किनके बीच हुआ था, तो याद रखना मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की जो कि जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों 1191 और 1192 भी जो युद्ध हुआ था काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, क्योंकि इसमें 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें किनके किनके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो 1191 में युद्ध हुआ था उसमें जो कि पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और जो 1192 में युद्ध हुआ था उसमें जो कि मोहम्मद गौरी ने जीता था। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों युद्ध आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यायालय के निर्णय के अनुसार रण में किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस धारा में आता है। तो किस धारा में आता है, धारा 77 में या फिर धारा 79 में या फिर धारा 80 में या फिर धारा 78 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। मैं क्वेश्चन को फिर से आपको पढ़ दे रहा हूं दोस्तों कि जैसे कि न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस धारा में आता है। तो किस धारा में आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर, अगर आप लोगों ने डी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यानी कि धारा 78 के अनुसार जो कि न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में किया गया कार्य जो कि अपराध के श्रेणी में नहीं आता है। जैसे कि दोस्तों आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा दोस्तों। जैसे एग्जांपल में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि न्यायालय ने किसी को जैसे फांसी की सजा आप सुनाई है, जैसे कि कोई भी अगर जैसे केस हुआ और उसमें न्यायालय ने उसको जो कि फांसी की सजा अगर सुना दी है, तो जो जल्लाद उसको फांसी पर चढ़ाता है, तो जो जल्लाद को कोई जो कि फांसी पे चढ़ाया, तो उसको धारा 78 के तहत उसको मुक्त है किया गया कि वो उसने कोई जो कि जुर्म नहीं किया है। ठीक है, तो धारा 78 के तहत जो कि जल्लाद को मुक्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है निर्वाचन द्वारा या फिर नियुक्ति द्वारा या फिर मनोनयन द्वारा या फिर चयन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर इस क्वेश्चन में हमको कन्फ्यूजन होता है, तो आज के बाद आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते दोस्तों आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करते हैं, इसका राइट आंसर जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों याद रखना, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं आर्टिकल 75 के अनुसार जो कि राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता है। ठीक दोस्तों, तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथ ही साथ दोस्तों एक पॉइंट आप लोग ये भी याद रखेंगे, जो उनके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, चलते दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? ऑप्शन ए है यहाँ पे राष्ट्रपति होना चाहिए था, तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है मुख्य चुनाव आयुक्त और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ये भी बताइएगा कि टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल सके कि आप लोगों को जो जीएस की तैयारी है कैसे चल रही है और आप लोग कितने % की तैयारी आप लोगों की हो चुकी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट दोस्तों। याद रखना, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो होता है दोस्तों ये मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ये भी याद रखना, जो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो होता है उसका वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपए होता है। साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखना, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर आयु 62 वर्ष की उम्र तक होता है, जो पहले हो जाए वही, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देखने को मिलता रहे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।